एक नज़र रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखना लाल किला की मचान पर। लाल किला की मचान का आशय है देश की संसद और राज्य की विधानमंडल से, और उस विधानमंडल में या देश की संसद में जब कृषि संबंधित बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करूं झारखंड में, अगर कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर के आसपास है, लेकिन इनमें से कृषि होता है मात्र 18.5 हेक्टेयर भूमि पर, 18.5 लाख। और इसमें सिंचाई की अगर व्यवस्था की बात करें तो मात्र 2 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की व्यवस्था है, यानी 9%, जबकि इस देश की औसत राष्ट्रीय औसत है 42.27, यानी इस देश की औसत सिंचाई से हमारे राज्य की जो औसत का सिंचाई है वो काफी कम है अध्यक्ष महोदय। अतः माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि निसंदेह योजनाएं जो किताबों में अंकित हैं, जिन योजनाओं पर बजट की राशि को खर्च किया जाएगा, निसंदेह किताबों में बड़ी सशक्त दिख रही हैं, लेकिन धरातल, चूंकि हमारे अगर राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में चांडिल डैम है, कोणार्क डैम है, मायथन डैम है, पांचेत डैम है, तेनुघाट डैम है, लेकिन अगर आज भी देखें अध्यक्ष महोदय तो उन डैमों का जो मैक्सिमम पानी है वो कहीं ना कहीं उद्योग घरानों को जाता है, और हमारे राज्य के किसान इस आशा में हैं कि अगर वो पानी उनको खेतों तक भी जाए तो शायद ये राज्य दूसरी फसल की ओर बढ़ पाएगा। झारखंड अभी फिलहाल वर्तमान में एक फसल पर आधारित, यानी जो बारिश का मौसम होता है, बारिश में जो वर्षा होती है और उससे जो खेती होती है धान की, उसी पर इस राज्य के किसान आत्मनिर्भर है और खेती करते हैं। अगर इस राज्य के किसानों के पास 2 फसल, यानी अगर हम नहरों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, डैमों का पानी अगर उन तक जाएगा तो संभवतः यह राज्य दूसरी फसल की ओर देखेगा, और जो बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उसमें हम अंतर कर सकते हैं और इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई योजना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गिरिडीह की भाल पहाड़ी के पास ब्राकर नदी पर डीवीसी और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा एक डैम निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस डैम के बनने से धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा की बड़ी आबादी को पीने का पानी मिलेगा। 3 जिलों के लगभग 8 या 10 प्रखंड और लगभग 3-4 लाख की आबादी इस जलापूर्ति योजना से लाभान्वित होगी। इनमें गिरिडीह जिला के पीरटांड, डुमरी, गिरिडीह सदर तथा गांडे प्रखंड, धनबाद जिला में टुंडी, निरसा तथा जामताड़ा जिला में नारायणपुर और जामताड़ा शहर में पानी का सप्लाई मिल पाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डीवीसी को, इस परियोजना को जल्द प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी योजना आती है तो उस योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, और उन योजनाओं में सिंचाई संसाधनों को विकसित करने में जो मूल समस्या है वो विस्थापन है। चांडिल के विस्थापित आज भी आंदोलनरत है, विशुनगढ़ ब्लॉक में जो कोणार्क डैम है वहां के विस्थापित भी आज भी आंदोलनरत है। धनबाद चाहता हूं, अरूप भैया भी बैठे हैं, मायथन और पंचेत के जो विस्थापित हैं वो भी आज भी आंदोलनरत हैं। तो हमें लगता है कि उन विस्थापितों की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी सरकार को पहल करनी चाहिए, जिन विस्थापितों की जमीन पर बहुउद्देशीय डैमों का निर्माण किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जितने भी डैम है जिनके माध्यम से हम लोग सिंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वो डैम इस राज्य के बनने से पूर्व के हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद इस राज्य में एक भी नए डैम का निर्माण नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार को संज्ञान देना चाहूंगा, क्योंकि कृषि को उन्नत बनाए बिना इस राज्य के उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः हमें इस राज्य को नए डैमों के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए और वो डैमों का पानी ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए इस्तेमाल में आ सके। मैं ये आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड दे दिया जाए, 30 सेकंड खत्म कर लेंगे। चलिए बोल लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि कोई भी योजना मंत्री महोदय का नेतृत्व है, लेकिन अगर नियत नहीं रहेगी तो किसी भी योजना को हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। उसका उदाहरण है 1977 में 129 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना अब 15,000 करोड़ रुपए में पूरी होगी। 1982 में 26 करोड़, मात्र 26 करोड़ से शुरू हुई पुनासी जलाशय परियोजना 37 वर्षों के सफर के बाद 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 1985 में 25 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया कार्य आज 125 करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। इसलिए मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, समय अवधि में निर्माण कार्य और योजना की जो प्रक्रिया है उसका निष्पादन हो। धन्यवाद। पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए, अतः मैंने वही आज सदन से मांग किया कि इस राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। उद्योग को चुनौती दे रहे हैं और हमारी खेती का स्वरूप कैसा है, बस जीने भर
खाने भर, अपना पेट भर पाएँ, वही हमारी खेती है। तो इसलिए अगर इरिगेशन की व्यवस्था होगी, छोटे छोटे नए डैमों का निर्माण होगा, उस पानी से अगर खेतों तक पानी पहुँचेगा तो निस्संदेह हम लोग भी दूसरी तीसरी फसल को तैयार करेंगे। देखिए, चूँकि हम कोयलांचल से आते हैं और हम देखते हैं कि जब वो चाहे अवैध कोयले पर रिपोर्टिंग का मामला हो, ब्लॉक में व्याप्त करप्शन पर रिपोर्टिंग का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जब रिस्की विषयों पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं तो उन पे भी खतरा मंडराता है। और कुछ दिनों पूर्व हमारे एक मित्र है, वो पत्रकारिता के साथ क्षेत्र से जुड़े हैं, उन पर हमला भी किया गया था, हालांकि मामूली चोटें आई थी। तो मेरा चूँकि मैं कोयलांचल से आता हूँ, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ। वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग है पत्रकारिता करना, और आज जैसा राज्य का माहौल है, करप्शन जिस प्रकार से हावी हो रहा है, जैसे में करप्शन के खिलाफ ही पत्रकारिता आपको करनी पड़ती है, तभी वो वास्तविक पत्रकारिता कहलाती है। तो उस लिहाज से इस राज्य में चुनौतीपूर्ण है। और विगत कुछ दिनों पूर्व जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी थी, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो पत्रकार हैं उनकी मानसिकता में भी है, उस भय को यहाँ भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए। तो मैंने वही आज सदन से मांग किया कि इस राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, और साथ ही उन्हें मजिटिया जो कमेटी का स्थापना हुआ है जिस उद्देश्य के साथ, तो उसका उद्देश्य की भी पूर्ति की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही तो पत्रकारों को दिया जाता है। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि ना, हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो कानून उन पर भी बने। जब प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उस एक्ट के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो पत्रकारिता को डैमेज करेंगे, पत्रकारों को नुकसान पहुंचाएंगे, निस्संदेह वे लोग भी इस दायरे में आएंगे। जयराम जी, आपने एक अपने जिले के लिए, गिरिडीह के लिए, एक डैम की जो बात की, क्या डैम का क्या मामला है? नहीं, आज जल संसाधन पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने वही कहा कि पानी का संग्रहण होना चाहिए, और वह डैम छोटा हो बड़ा हो, पानी का संग्रहण करते हुए ही हम लोग इस राज्य को दूसरी फसल दे सकते हैं। देखिए, हमारा राज्य एक फसल पे अभी निर्भर करता है, उसका नाम है धान। अगर धान होता है तो भी हमारे पेट भरने के काम आता है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा चले जाइए तो खेती से कहीं ना कहीं बिजनेस को चुनौती दे रहे हैं, खेती से वो उद्योग को चुनौती दे रहे हैं। और हमारी खेती का स्वरूप कैसा है? बस जीने भर, खाने भर, अपना पेट भर पाएँ, वही हमारी खेती है। तो इसलिए अगर इरिगेशन की व्यवस्था होगी, छोटे छोटे नए डैमों का निर्माण होगा, उस पानी से अगर खेतों तक पानी पहुँचेगा तो निस्संदेह हम लोग भी दूसरी तीसरी फसल को तैयार करेंगे, और उससे क्या है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं जो हमारे किसान हैं वो उन्नति के रास्ते पर प्रशस्त हो पाएंगे। जयराम जी, भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक झारखंड भ्रष्टाचार की बात, शराब घोटाला एक है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पूरी रूपरेखा बनी, भ्रष्टाचार शराब में बड़े पैमाने पर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराब तो इस राज्य की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पर हमें लगता है कि हमारे राज्य की सरकार को, उस विभाग को पड़ोसी राज्यों से अध्ययन करना चाहिए, उनके जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनसे सीखना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से जो जवाब आ रहे हैं, उसमें खासकर पलामू में जो ई रिक्शा का जो मामला था, खरीद अनियमितता का मामला था, अमित महतो ने 3 पुल ढाने का जो मामला उठाया, तो सत्ता पक्ष से जो जवाब आ रहा है, क्या वास्तव में संतोषजनक है? नहीं, संतोषजनक नहीं है। ये सच्चाई है कि जो अभी टेंडर उन्हीं का मैनेज होता है जो विभाग को मैनेज करते हैं, जो बहुत अंदर खाने से सहयोग करते हैं, तो उन्हीं का टेंडर मैनेज होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद क्या होता है कि चूँकि उनका पैसा मैनेज करने में लग जाता है, उस लिहाज से तब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाता है। उसी का परिणाम है कि आज जो भी सड़क की बात हो, पुल की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जयराम जी, आपसे संगठन से रिलेटेड एक सवाल है। जैसे कि आप कोयला बालू को लेकर आवाज़ उठाते हैं, आपके संगठन के लोग भी जो है उस चीज़ों को लेकर, उसका अवैध चीज़ों का विरोध करते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं, मान लिया सिल्ली की बात करें तो देवेंद्र नाथ में तो विरोध कर रहे थे, उसको जो लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। देखिए, धमकियाँ मिलेंगे ही जब आप अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बात करोगे तो आपको धमकियाँ मिलेंगी ही, और आपको सशक्त होकर कानून का सहयोग लेते हुए उनसे आवाज़ को भी बुलंद करना है, और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, चाहे वो हम ही क्यों ना रहें। धन्यवाद।